तो रोब्लॉक्स का एक बहुत ही मशहूर गेम है सोल्स आरएनजी, और इसके बारे में एक बेहद चौंकाने वाला तथ्य है। क्या सुनने वालों को पता है कि इस गेम में इक्विनॉक्स नाम का एक सबसे दुर्लभ ऑरा है, और उसे पाने की संभावना कितनी है? शायद बहुत कम। 2.5 अरब में से केवल एक, मतलब 2.5 बिलियन में एक। ये इतना ज्यादा दुर्लभ है कि गेम में से पाने वाले को सच में एक लेजेंड माना जाता है। जरा सोचिए, एक ऐसा डिजिटल घेरा या ऑरा जिसे पाने के लिए आपको शायद अपनी पूरी जिंदगी बस स्क्रीन पर क्लिक करते रहना पड़े। अरे वाओ, 2.5 अरब में से एक, ये संख्या तो अपने आप में ही दिमाग चकरा देने वाली है। अगर हम इसे गणित के नजरिए से देखें तो ये एक लॉटरी जीतने से भी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगती है वो ये है कि एक वीडियो गेम का ये जो ऑरा है वो अचानक इंटरनेट और हमारी असल जिंदगी का सबसे बड़ा ऑब्सेशन कैसे बन गया है। बिल्कुल, और यही तो सबसे बड़ा सवाल है। अगर हम आज इंटरनेट पर नजर डालें तो अचानक हर कोई ऑरा पॉइंट्स और ऑरा फार्मिंग की बात कर रहा है। जेन जी और जेन अल्फा के लिए तो ये एक नया स्टेटस सिंबल बन गया है। तो सवाल ये उठता है कि ये अदृश्य ऊर्जा अचानक सत्ता, करिश्मे और सोशल मीडिया का सबसे बड़ा हथियार कैसे बन गई? सही बात है। और इसलिए हमारी आज की इस विस्तृत चर्चा का, यानी इस डीप डाइव का मिशन यही है। हम एक बहुत ही अनोखे स्टैक को खंगाल रहे हैं। हमारे पास प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों से लेकर हार्वर्ड के मनोवैज्ञानिक शोध, टिकटॉक के ताजा ट्रेंड्स और यहाँ तक के डिजिटल आर्ट के जटिल ट्यूटोरियल्स भी मौजूद हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये ऑरा असल में काम कैसे करता है। ये सच में एक बहुत ही शानदार विषय है, क्योंकि हम सिर्फ ये नहीं देखने वाले कि ऑरा क्या है, बल्कि हम इसके पीछे के विज्ञान की गहराई में जाने वाले हैं। मतलब ये कैसे बनता है और हमारा दिमाग इसे कैसे महसूस करता है। तो चलिए सीधे चैप्टर 1 से शुरू करते हैं। चैप्टर 1, आभा मंडल का विज्ञान और आध्यात्म। तो सबसे बुनियादी सवाल, जब भी हम ऑरा या आभा मंडल शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में साधु संतों या ऐतिहासिक महापुरुषों के चित्रों के पीछे दिखने वाला वो चमकदार सुनहरा चक्र आता है ना? हाँ बिल्कुल, बचपन से हम वही तस्वीरें देखते आ रहे हैं। सदियों से इसे सिर्फ एक आध्यात्मिक या जादुई कल्पना माना जाता रहा है। लेकिन हमारे जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि विज्ञान अब इसे कोई पूरी कल्पना नहीं मानता। नहीं, बिल्कुल नहीं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ऑरा कोई जादू टोना नहीं है। ये एक बहुत ही वास्तविक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, और इसे समझने के लिए हमें क्रिलियन फोटोग्राफी को देखना होगा। क्रिलियन फोटोग्राफी, ये क्या होता है? हाँ, ये एक विशेष प्रकार की फोटोग्राफी तकनीक है जिसे रूस में विकसित किया गया था। इसमें होता ये है कि जब किसी वस्तु को, चाहे वो इंसान का हाथ हो, कोई पत्ता हो या कोई निर्जीव चीज ही क्यों ना हो, जब उसे एक हाई वोल्टेज और हाई फ्रीक्वेंसी वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके चारों ओर से इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज निकलता है। अच्छा, और कैमरा उसे कैप्चर कर लेता है? बिल्कुल, कैमरा उस डिस्चार्ज को कैप्चर कर लेता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये असल में उस ऊर्जा की तस्वीर है जो लगातार हमारे शरीर से बाहर निकल रही है। हाँ, इसे विज्ञान की भाषा में कोरोनल डिस्चार्ज कहते हैं। रूस में जो गहरे शोध हुए, उन्होंने ये साबित किया कि इंसानों के मामले में ये ऊर्जा स्थिर नहीं रहती, मतलब ये एक जैसी नहीं होती। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में अलग अलग रंग होते हैं। रंग बदलते रहते हैं। हाँ, और ये रंग हमारे मूड, हमारे स्वास्थ्य, तनाव के स्तर और यहाँ तक कि हमारे विचारों के साथ लगातार बदलते रहते हैं। आप अंदर से कैसा महसूस कर रहे हैं, आपका नर्वस सिस्टम वो ऊर्जा बाहर ब्रह्मांड में प्रसारित करता रहता है। अरे वाह! अगर मैं इसे आज के तकनीकी दौर की एक एनालॉजी से समझाऊं तो ऑरा बिल्कुल हमारे वाईफाई राउटर के सिग्नल की तरह है। वाईफाई राउटर? हाँ, जैसे वाईफाई आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारा पूरा जो सामाजिक सिस्टम है वो इसी पर चलता है। हम बिना कुछ बोले एक कमरे में प्रवेश करते हैं और हमारा ये जो अदृश्य राउटर है वो हमारी पूरी वाइब को ब्रॉडकास्ट कर देता है। और सिग्नल की क्वालिटी इस बात पर निर्भर करती है कि हम अंदर से कितने शांत या अशांत हैं। ये वाईफाई राउटर वाली एनालॉजी बहुत ही सटीक है। आपका वाईफाई सिग्नल ही ये तय करता है कि लोग अवचेतन रूप से, मतलब सबकॉन्शियसली, आपसे जुड़ना चाहेंगे या आपसे दूर भागेंगे। लेकिन इस सिग्नल की सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है?
क्या? इसे सिर्फ महसूस ही नहीं किया जा सकता, बल्कि थोड़ी सी ट्रेनिंग के साथ इसे खुली आंखों से देखा भी जा सकता है। सच बताऊं तो ये दावा मुझे शुरुआत में थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन हमारे स्रोतों में ऑरा को देखने के 5 बहुत ही स्पष्ट अभ्यास बताए गए हैं। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर गई वो ये थी कि ऑरा को देखने के लिए हमें अपनी सीधी नजर का इस्तेमाल नहीं करना है। हाँ, बल्कि परिधीय दृष्टि का उपयोग करना है। बिल्कुल, मतलब आंखों के साइड वाले हिस्से का। तो इसका क्या विज्ञान है? इसके पीछे सीधा सीधा हमारी आंखों की बायोलॉजी है। हमारी आंखों में 2 तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, कोन्स और रॉड्स। हमारी जो सीधी नजर होती है या सेंट्रल विजन, उसमें कोन्स होते हैं। ये बारीक चीजों और रंगों को एकदम स्पष्ट देखने के लिए बने हैं। अच्छा, तो दिमाग इनका इस्तेमाल करके फोकस करता है? हाँ, हमारा दिमाग इस सेंट्रल विजन का इस्तेमाल करके बाकी सारी अनावश्यक जानकारी को फिल्टर कर देता है, ताकि हम एक जगह फोकस कर सकें। लेकिन जो हमारी परिधीय दृष्टि होती है, यानी साइड विजन, उसमें रॉड ज्यादा होते हैं। और रॉड्स कम रोशनी और सूक्ष्म गतिविधियों को पकड़ने में बहुत माहिर होते हैं। तो जब हम परिधीय दृष्टि का उपयोग करते हैं तो हम दिमाग के उस फिल्टर को बाईपास कर देते हैं। एकदम सही पकड़ें, और तब हमें वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा दिखाई देने लगती है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि वे 5 अभ्यास कैसे काम करते हैं। स्रोत में जो पहला अभ्यास बताया गया है कि स्क्रीन पर लाल और नीले गोलों के बीच के काले बिंदु को लगातार घूरें, ये असल में हमारी आंखों को ट्रेन करने की एक ट्रिक है ना? बिल्कुल। जब आप लगातार उस बिंदु को घूरते हैं तो आपके सेंट्रल विजन के रिसेप्टर्स थक जाते हैं, और तब अचानक आपकी परिधीय दृष्टि सक्रिय हो जाती है, जिससे लाल गोले के चारों ओर नीली आभा और नीले के चारों ओर लाल आभा दिखने लगती है। ये तो बस पहली सीढ़ी है। और दूसरा अभ्यास है अपनी उंगलियों के बीच की ऊर्जा को देखना। अपनी तर्जनी उंगलियों को करीब लाना और फिर धीरे धीरे दूर ले जाना और उनके बीच की खाली जगह पर फोकस करना। और तीसरा अभ्यास तो बहुत ही रोचक है, आसमान में फोकस करके ऊर्जा को देखना। यहाँ विज्ञान और आध्यात्म का एक बहुत ही सुंदर टकराव देखने को मिलता है। आध्यात्म इसे प्राणायाम या ची ऊर्जा को देखना कहता है, आसमान में घूमते हुए छोटे छोटे सफेद और काले बिंदु। लेकिन विज्ञान इसे ब्लू फील्ड एंटोपॉप्टिक फिनोमिनन कहता है। इसका मतलब है कि हम असल में अपनी ही आंखों की कोशिकाओं में घूमती हुई श्वेत रक्त कोशिकाओं को देख रहे हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स को। हाँ, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये अभ्यास हमारी आंखों को उन सूक्ष्म चीजों को देखने के लिए ट्रेन कर रहा है जिन्हें हम सामान्य रूप से नजरअंदाज कर देते हैं। और यही ट्रेनिंग हमें चौथे और 5वें चरण तक ले जाती है, जहां हम आईने में खुद का या किसी हल्के रंग की दीवार के सामने खड़े किसी दूसरे इंसान का ऑरा देखते हैं। मैंने पढ़ा कि शुरुआत में ये एक सफेद या नीले धुएं जैसा दिखता है, जिसे ईथर शरीर कहा जाता है। हाँ, और जैसे जैसे लोग इस पे माहिर होते हैं, उन्हें अलग अलग रंग भी दिखने लगते हैं। जैसे लाल रंग जो रूट चक्र से जुड़ा है, वो तनाव या जुनून को दर्शाता है। पीला रंग सोलर प्लेक्सस का है, जो आत्मविश्वास का प्रतीक है। और बैंगनी रंग उच्च चेतना को दर्शाता है। अच्छा, लेकिन मान लीजिए कि हमारा ये वाईफाई सिग्नल खराब हो जाए, मतलब अगर नकारात्मक सोच या दिन भर स्क्रीन के सामने बैठने के कारण हमारा ऑरा कमजोर या मैला हो जाए, तो क्या उसे वापस ठीक किया जा सकता है? हाँ, स्रोत बताते हैं कि इसे 7 दिनों के अंदर पूरी तरह साफ और रीसेट किया जा सकता है। इसके लिए सबसे कारगर तरीका ध्यान या मेडिटेशन है, लेकिन सिर्फ आंख बंद करके बैठना नहीं, बल्कि विजुअलाइजेशन करना। मतलब ये कल्पना करना कि एक सुनहरा प्रकाश आपके शरीर के हर छिद्र को भर रहा है। बिल्कुल। इसके अलावा नमक और गुनगुने पानी से नहाना भी बहुत असरदार माना जाता है। नमक के पानी का क्या विज्ञान है? क्या ये सिर्फ एक टोटका है? नहीं, ये कोई टोटका नहीं है। इसका सीधा संबंध इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से है। नमक पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स का काम करता है, जो हमारे शरीर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को ग्राउंड करने और जो भी अतिरिक्त स्थैतिक ऊर्जा है उसे खींचने में मदद करता है। अच्छा, ये तो बहुत लॉजिकल है। और इसके साथ ही 4-7-8 डीप ब्रीदिंग तकनीक, यानी 4 सेकंड सांस लेना, 7 सेकंड रोकना और 8 सेकंड में छोड़ना, ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को शांत करती है, जिससे ऑरा तुरंत स्थिर और चमकदार हो जाता है। ये तो हुई अपनी ऊर्जा को साफ और शांत करने की बात। लेकिन सोचिए, और यहीं से हम बढ़ते हैं चैप्टर 2 की तरफ। चैप्टर 2, मनोविज्ञान और सत्ता का खेल। अगर हम इस साफ और शक्तिशाली ऊर्जा को सिर्फ अपनी शांति के लिए नहीं, बल्कि सत्ता
या पावर के लिए इस्तेमाल करें तो मतलब क्या होगा जब हम अपने इस वाईफाई सिग्नल को एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हथियार में बदल दें जिससे हम बिना कुछ बोले पूरे कमरे को नियंत्रित कर सकें। ओह, और यहीं से करिश्मा और नेतृत्व का विज्ञान शुरू होता है। जब हम ऑरा को एक मनोवैज्ञानिक उपकरण के रूप में देखते हैं तो हम पाते हैं कि ये कोई रहस्यमयी जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि ये विशिष्ट व्यवहारों का एक सेट है जिसे सीखा जा सकता है। इसका एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण हमारे स्रोतों में स्टीव जॉब्स का है। बात 1983 की है। स्टीव जॉब्स पेप्सी के तत्कालीन सीईओ जॉन स्कली को अपनी कंपनी एप्पल में लाना चाहते थे। हाँ, वो बहुत ही मशहूर किस्सा है। अब जॉन स्कली उस समय एक बहुत बड़े पद पर थे और उन्हें मनाना आसान नहीं था। तो जॉब्स ने उन्हें कोई लंबी चौड़ी प्रेजेंटेशन नहीं दी, बस एक सवाल पूछा, क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी चीनी वाला पानी बेचना चाहते हो या मेरे साथ आकर दुनिया बदलना चाहते हो? ये एक मास्टर क्लास है ऑरा के इस्तेमाल की। ये सिर्फ एक वाक्य था, लेकिन इसने स्कली के अस्तित्व और उनकी पूरी विरासत पर सवाल खड़ा कर दिया। हॉफील्ड ग्रुप का शोध बताता है कि जब आप एक महान उद्देश्य या विजन से जुड़ जाते हैं तो आपकी ऊर्जा लोगों को चुंबक की तरह खींचने लगती है। आप उन्हें उनके सामान्य जीवन से बाहर निकालकर एक बड़े नैरेटिव का हिस्सा बना देते हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ मुझे एक विरोधाभास दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ एक सवाल उठाना चाहूंगा। हॉफील्ड ग्रुप का विज्ञान कहता है कि करिश्माई लोग गर्मजोशी दिखाते हैं, वे मुस्कुराते हैं, दूसरों को बोलने का मौका देते हैं। हाँ, वे लोगों को अहमियत देते हैं। और हार्वर्ड की एक स्टडी भी ये साबित करती है कि जब हम दूसरों को खुद के बारे में बात करने के लिए प्रेरित करते हैं तो उनके दिमाग का रिवॉर्ड सेंटर सक्रिय हो जाता है और उन्हें डोपामाइन मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास मैकियावेली की विचारधारा है। द प्रिंस वाले मैकियावेली। हाँ, मैकियावेली कहते हैं कि शांत रहो, रहस्यमय बनो, बहुत कम बोलो और किसी को अपनी असली भावनाएं मत जानने दो। तो क्या ये दोनों विचारधाराएं आपस में पूरी तरह से टकरा नहीं रही? ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। सतह पर देखने में ये दोनों बातें एकदम विपरीत लगती हैं, लेकिन असल में ये सत्ता और ऑरा के दो अलग अलग स्पेक्ट्रम हैं। हॉफील्ड ग्रुप का जो गर्मजोशी वाला ऑरा है वो लोगों की न्यूरोलॉजी के साथ खीलता है। जब आप मुस्कुराते हैं तो सामने वाले के दिमाग में मिरर न्यूरॉन सक्रिय होते हैं। अच्छा, जिससे वे सुरक्षित महसूस करते हैं। हाँ, ये भरोसे का ऑरा है। और मैकियावेली का ऑरा? मैकियावेलियन ऑरा नियंत्रण और अधिकार का ऑरा है। मैकियावेली के अनुसार असली सत्ता शोर शराबे में नहीं बल्कि स्थिरता में है, मतलब स्टिलनेस में। सोचिए, आप ऑफिस की किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में बैठे हैं। जो व्यक्ति सबसे ज्यादा बोल रहा है, जो लगातार खुद को साबित करने की कोशिश कर रहा है, अक्सर उसका ऑरा सबसे कमजोर होता है। हाँ, ये तो मैंने भी नोटिस किया है। लेकिन जो व्यक्ति शांत बैठा है, जो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, वो दूसरों को असहज कर देता है। क्योंकि अगर लोग आपको पढ़ नहीं सकते तो वे आपको नियंत्रित नहीं कर सकते। वे उस खालीपन को भरने के लिए खुद ज्यादा बोलने लगते हैं और गलतियां करते हैं। एकदम सही। मैकियावेली का सिद्धांत है कि अपनी उपस्थिति को महंगा बनाएं। जब आप अपनी ऊर्जा, अपने शब्दों और अपनी प्रतिक्रियाओं को एक सीमित संसाधन बना देते हैं तो लोग आपकी एक झलक या आपके एक शब्द की अहमियत बढ़ा देते हैं। तो मतलब हॉबीफील्ड की गर्मजोशी लोगों के दिलों में जगह बनाती है, जबकि मैकियावेली की स्थिरता उनके दिमाग पर कब्जा करती है। बिल्कुल, दोनों ही तरीके इंसान के मनोविज्ञान पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। ये सचमुच दिमाग के तार खोलने वाला है। प्राचीन रहस्यवाद से लेकर कॉर्पोरेट बोर्डरूम्स तक ऑरा का ये खेल सदियों से चल रहा है। लेकिन जरा सोचिए, और यहीं से आता है हमारा चैप्टर 3, डिजिटल युग में ऑरा पॉइंट्स और ऑरा फार्मिंग। जब सत्ता और ऊर्जा का ये प्राचीन खेल आज की इंटरनेट वाली पीढ़ी यानी जेन जी और जेन अल्फा के हाथों में पड़ता है तो क्या होता है? उन्होंने तो इसे गेम ही बना दिया है। हाँ, उन्होंने इस अमूर्त ऊर्जा को एक ऐसे गेम में बदल दिया है जिसे बाकायदा जीता या हारा जा सकता है और जिसके पॉइंट्स गिने जा सकते हैं। इंटरनेट कल्चर ने ऑरा को एक पूरी तरह से नई भाषा दे दी है। डिजिटल परिदृश्य में ऑरा पॉइंट्स एक स्लैंग बन चुका है। ये अनिवार्य रूप से किसी की कूलनेस, उसके आत्मविश्वास और वो सामाजिक दबाव को कैसे संभालता है, इसका एक गणितीय स्कोर है। स्रोतों में इसके जो उदाहरण दिए गए हैं वे बहुत ही मजेदार और सटीक हैं। मतलब मान लीजिए आप सड़क पर चल रहे हैं और अचानक सार्वजनिक रूप से गिर जाते हैं। इंटरनेट की भाषा में आपके -3500 ऑरा पॉइंट्स कम हो गए। बहुत बड़ा नुकसान। हाँ, लेकिन अगर आप गिरते गिरते उस स्थिति को संभाल लें और अचानक जमीन पर पुशअप मारने लगें तो आपको +9000 ऑरा पॉइंट्स मिल जाते हैं। ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप गिरे, बल्कि इस बात पर कि आपने उस शर्मिंदगी को कितनी ग्रेस के साथ संभाला। हाँ,
और अगर हम आपके वो सोशल स्टॉक मार्केट वाली एनालॉजी को यहाँ लागू करें तो ये बहुत सटीक बैठता है। ऑरा पॉइंट्स असल में एफर्टलेस कूल यानी बिना कोशिश किए स्वाभाविक रूप से प्रभावशाली दिखने का निवेश है। जब तक आप स्वाभाविक लगते हैं आपके शेयर्स ऊपर जाते हैं। लेकिन अगर लोगों को लग गया कि आप इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, मतलब आप अपनी कूलनेस को जबरदस्ती साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके शेयर्स धड़ाम से गिर जाते हैं। और इसी स्थिति को इंटरनेट की दुनिया में ऑरा फार्मिंग कहा जाता है। फार्मिंग शब्द का मूल वीडियो गेम से जुड़ा है। गेम्स में जब किसी खिलाड़ी को कोई बड़ा इनाम या लेवल अप चाहिए होता है तो वो घंटों तक एक ही काम करता रहता है, जैसे पेड़ काटना या छोटे छोटे दुश्मनों को मारना। इसे एक्सपी फार्मिंग कहते हैं। अच्छा, तो असल जिंदगी में इसका क्या मतलब हुआ? जब हम इसे असल जिंदगी में देखते हैं तो जो व्यक्ति सोशल मीडिया पर लगातार महंगे ब्रांड्स दिखा रहा है, जबरदस्ती रहस्यमयी दिखने की कोशिश कर रहा है, या जिसे अंग्रेजी में फ्लेक्सिंग टू हार्ड कहते हैं, तो लोग उसे तुरंत पकड़ लेते हैं। वे समझ जाते हैं कि यह इंसान अंदर से असुरक्षित है और सिर्फ ऑरा फार्मर है। ये बिल्कुल इनसाइडर ट्रेडिंग पकड़े जाने जैसा है। लेकिन कभी-कभी बिना किसी कोशिश के किया गया काम आपको सबसे बड़ा ऑरा फार्मर बना देता है। हमारे स्रोतों में इंडोनेशिया के उस लड़के का एक बहुत ही शानदार किस्सा है। ओह हाँ, वो डांस करने वाला लड़का। हाँ, वो एक नाव के बिल्कुल आगे खड़ा होकर पूरी तरह से अपनी धुन में मगन होकर डांस कर रहा था। उसे कोई परवाह नहीं थी कि कोई उसे देख रहा है या नहीं। उसकी वो क्लिप इतनी वायरल हुई, उसकी वाइब इतनी संक्रामक थी कि वो पूरे देश का टूरिज्म एम्बेसडर बन गया। वो अनजाने में इंटरनेट का सबसे सफल ऑरा फार्मर बन गया। माइकल जैक्सन को भी तो ओरिजिनल ऑरा फार्मर कहा जाता है। बिल्कुल। और आज के समय में ड्यून फिल्म के एक्टर टिमोथी चैलमेट का ऑरा भी इसी एफर्टलेस श्रेणी में आता है। ये दिखाता है कि आज का डिजिटल कल्चर विडंबना और यादृच्छिकता को कितनी अहमियत देता है, मतलब आयरनी और रैंडमनेस को। लोग परफेक्शन नहीं चाहते हैं, वे वास्तविकता चाहते हैं, ऑथेंटिसिटी चाहते हैं। तो अगर ऑरा डिजिटल दुनिया का नया स्टेटस सिंबल बन गया है और हर कोई इसे अपनी तस्वीरों और वीडियोस में फ्लॉन्ट करना चाहता है, तो जो लोग स्वाभाविक रूप से इसे प्रोजेक्ट नहीं कर पाते, वे क्या करते हैं? वे तकनीक का सहारा लेते हैं। बिल्कुल। और यहीं से हम आते हैं चैप्टर 4 पर। चैप्टर 4, आभा का कलात्मक निर्माण। सवाल ये उठता है कि डिजिटल आर्टिस्ट और क्रिएटर्स इस जादुई आध्यात्मिक ऊर्जा को हमारे कंप्यूटर स्क्रीन्स पर आर्टिफिशियली रूप से कैसे बना रहे हैं। डिजिटल आर्ट की दुनिया में ये एक बहुत ही तकनीकी और दिलचस्प प्रक्रिया है। डिजिटल आर्टिस्ट असल में सॉफ्टवेयर का उपयोग करके उसी किरलियान फोटोग्राफी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा की नकल कर रहे हैं जिसकी बात हमने शुरुआत में की थी। वे फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट्स और क्लिप स्टूडियो पेंट जैसे टूल्स का उपयोग करके प्रकाश के गणित से खेलते हैं। मैंने फोटोशॉप और आफ्टर इफेक्ट्स वाला वो ट्यूटोरियल गहराई से देखा। वे सिर्फ एक रंग का ब्रश नहीं चलाते, सबसे पहले गति दिखाने के लिए पाथ ब्लर का उपयोग किया जाता है। क्योंकि असली ऊर्जा कभी स्थिर नहीं होती ना, वो वाइब्रेट करती है। पाथ ब्लर उसी गतिज ऊर्जा की नकल करता है। हाँ। और उसके बाद वो एक चमकीले रंग के साथ रेडियल ग्रेडियंट लगाते हैं। लेकिन जो चीज उस साधारण रंग को एक जादुई चमक में बदल देती है, वो है कलर डॉज ब्लेंडिंग मोड का इस्तेमाल। ये कलर डॉज असल में काम कैसे करता है, ये इतना प्राकृतिक क्यों लगता है? कलर डॉज पूरी तरह से एक गणितीय एल्गोरिथम है। ये नीचे के लेयर के पिक्सेल्स की तुलना ऊपर के लेयर से करता है और कंट्रास्ट को कम करके चमक को इतना बढ़ा देता है कि वो शुद्ध सफेद रोशनी के करीब पहुंच जाता है। अच्छा, तो ये दिमाग को धोखा देता है? एक तरह से हाँ। ये बिल्कुल वैसा है जैसे जब इंसान की आंखें किसी बहुत तेज रोशनी के स्रोत जैसे सूरज या बिल्डिंग की चिंगारी को देखती हैं, तो दिमाग उस रोशनी को जिस इंटेंसिटी के साथ महसूस करता है, कलर डॉज सॉफ्टवेयर में उसी इंटेंसिटी की नकल करता है। ये हमारे दिमाग को ये मानने पर मजबूर कर देता है कि स्क्रीन पर मौजूद वो रंग असल में बहुत ज्यादा गर्मी और ऊर्जा पैदा कर रहा है। प्रथुट स्टूडियो पेंट वाले ट्यूटोरियल में शैडो क्लाउड की तकनीक बताई गई है। आर्टिस्ट एक गहरे रंग का धुंधला बादल बनाते हैं और फिर सॉफ्ट इरेजर से उसे बीच बीच में से मिटाते हैं ताकि वो भाप या धुएं जैसा लगे। ये मुझे सीधे तौर पर उस ईथर शरीर की याद दिलाता है जिसे हमने परिधीय दृष्टि से देखने की बात की थी। हाँ, बिल्कुल वैसे ही इफेक्ट आता है। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा आहा मोमेंट तब आया जब मैंने आफ्टर इफेक्ट्स में कैरेक्टर को डार्क करने वाली बात पढ़ी। आप मल्टीप्लाई लेयर की बात कर रहे हैं? हाँ, ट्यूटोरियल में कहा गया है कि ऑरा या चमक को और ज्यादा उभारने के लिए कैरेक्टर के बेस या चेहरे को थोड़ा गहरा कर देना चाहिए। जरा सोचिए,
आर्टिस्ट कैरेक्टर को डार्क कर रहा है ताकि ऑरा निखर कर आए। क्या ये हूबहू वही बात नहीं है जो मैकियावेली ने सत्ता के बारे में कही थी? अरे वाह, ये एक बहुत ही शानदार कनेक्शन है ना? जब इंसान असल जिंदगी में शांत, गहरा और रहस्यमयी होता है, जब वो बहुत ज्यादा बकवास नहीं करता, तभी उसका ऑरा सबसे तेज चमकता है। आर्टिस्ट सॉफ्टवेयर में कॉन्ट्रास्ट बढ़ा रहा है और मैकियावेली असल जिंदगी के व्यवहार में कॉन्ट्रास्ट बढ़ा रहे हैं। कला, मनोविज्ञान और आध्यात्म तीनों अलग अलग रास्तों से चलकर एक ही निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं। यही इस डीप डाइव की सबसे बड़ी खूबी है। सॉफ्टवेयर का गणित सचमुच मानव मनोविज्ञान के सिद्धांतों को लागू कर रहा है। रहस्य और गहराई ही असली चमक पैदा करते हैं, चाहे वो फोटोशॉप की स्क्रीन हो या कॉर्पोरेट का बोर्ड रूम। वाओ, आज की इस चर्चा में हमने सचमुच एक बहुत लंबा और गहरा सफर तय किया है। हमने रूस की प्रयोगशालाओं में क्रिलियन फोटोग्राफी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से शुरुआत की। फिर हमने देखा कि कैसे स्टीव जॉब्स का विजन और मैकियावेली की स्थिरता सत्ता का ऑरा बनाते हैं। हाँ, और फिर हमने टिकटॉक की दुनिया में ऑरा पॉइंट्स के सोशल स्टॉक मार्केट को डिकोड किया। बिल्कुल, और अंत में समझा कि कैसे आज के आर्टिस्ट सॉफ्टवेयर के जरिए उस ऊर्जा की हूबहू नकल कर रहे हैं। इन सब में एक ही बात आम है, इंसान हमेशा से उस अदृश्य ऊर्जा को समझने और उसे नियंत्रित करने की कोशिश करता रहा है, जो शब्दों से परे जाकर अपना प्रभाव छोड़ती है। सही बात है, लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद, इन सारे स्रोतों को खंगालने के बाद, मेरे दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल आ रहा है। एक ऐसी बात जो मुझे सोचने पर मजबूर कर रही है। वो क्या है? सोचने वाली बात यह है कि आज हमारी डिजिटल दुनिया में हर चीज को कलर डॉज और पाथ ब्लर से परफेक्ट बनाया जा सकता है। हर कोई अपने सोशल मीडिया अवतार के पीछे एक जादुई कृत्रिम चमक लगा सकता है। ऑरा फार्मिंग के जरिए हर कोई कूल दिखने की कोशिश कर रहा है। ये तो है। तो अगर हम लगातार इस एडिटेड और परफेक्ट ऑरा को ही देखते रहेंगे, तो क्या भविष्य की पीढ़ियां किसी असली इंसान की प्राकृतिक, थोड़ी सी अपूर्ण लेकिन वास्तविक आभा को महसूस करने की क्षमता ही खो देंगी? शायद असली 2.5 अरब में से एक की दुर्लभता अब रोब्लॉक्स के किसी वीडियो गेम का हिस्सा नहीं रही है। शायद आज के इस फिल्टर, दिखावे और ऑरा फार्मिंग के शोर में किसी इंसान का अपनी असलियत में शांत रहना, अपनी कमियों के साथ सहज होना और बिना किसी दिखावे के अपनी असली ऊर्जा को बचाकर रखना, यही दुनिया का सबसे दुर्लभ और सबसे शक्तिशाली ऑरा है। ये सचमुच एक बहुत ही सुंदर और गहरा विचार है। शायद सबसे बड़ी शक्ति अब भीड़ में चमकने में नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा को असली बनाए रखने में है। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ हम अपनी आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमारे सुनने वाले आज खुद से ये सवाल जरूर पूछें कि आज उनका अपना वाईफाई सिग्नल इस दुनिया को क्या ब्रॉडकास्ट कर रहा है। क्या वो सिग्नल असली है या वो भी सिर्फ ऑरा फार्मिंग का हिस्सा है? इस डीप डाइव में हमारे साथ इस सफर पर चलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।